हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग दोस्तों एक नए मुहिम की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और इंग्लिश की शुरुआत करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की, जो किसी भी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी नाइन्थ, हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट, हर क्लास में यह आता है और इसका वेटेज रहता है अच्छा खासा। और हम इस लेवल की इंग्लिश लेकर के चलेंगे कि आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी बैठेंगे तो हाँ, आप लोग सोचेंगे कि हाँ, कंटेंट मिला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके जितने दोस्त होंगे इंग्लिश की तैयारी करने वाले, उनको बताइएगा और इस चैनल के बारे में बताइएगा, तभी वो यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में शुरू करेंगे टेंस से। टेंस क्या होता है? टेंस अक्सर करके सभी बच्चों को पता होगा टेंस होता क्या है। टेंस होता है काल। काल मतलब होता है समय। और समय तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी प्रेजेंट जो इस टाइम चल रहा है, पास्ट जो बीत गया यानी भूत, और जो फ्यूचर यानी आने वाला। तो ये तीन प्रकार के काल होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल बोलते हैं। तो ये तीन प्रकार के टेंस हम लोग के होते हैं। तो टेंस से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक ले करके चलेंगे आपको। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तीन प्रकार के जो है टेंस होते हैं। और ये जो तीन प्रकार के टेंस हैं, इनके भी प्रकार होते हैं, यानी इनके भी डिवाइडेंट होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के टेंस जो है, इनके चार चार भाग होते हैं। यानी ये मेन गांधी जी हैं, गांधी जी के तीन बंदर हैं, और इन तीनों बंदरों के भी चार चार और बंदर हैं। वो कौन से बंदर हैं? देखिए, सिंपल, या इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहां पर थोड़ा गैप रखेंगे। इसमें आपको अगर इसके पार्ट पढ़ने हैं तो ये फिल कर लेंगे, प्रेजेंट यहां पर कर लेंगे, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट पर इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हो गए चार, चार भाग हो गए इसके। उसके बाद इसी के पहले पास्ट लगा लेंगे, फिर पास्ट के चारों भाग हो जाएंगे: पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी के बाद फ्यूचर यहाँ पर फिल कर लेंगे, फिर फ्यूचर के चारों पार्ट हो जाएंगे: फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर वो दूसरा उसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम एक एक करके सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा क्या होता है? चलिए प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हम आपको बता चुके हैं कि जो वर्तमान में काम हो रहा है उसी को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इसको इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे: डिस्क्राइब द एक्शन विच आर टेकिंग प्लेस नाउ। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब द एक्शन which are
टेकिंग प्लेस नाउ, यानी जो वर्क प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं। जैसे मैं सीरियल से नोट बनवा रहा हूं वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं एकदम सीरियल से, ठीक। उसके बाद इसमें गोल्डन रूल होता है। गोल्डन रूल हर 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 किसी टेंस में होगा, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे इसको। गोल्डन रूल यानी हम इसे कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें कुछ गोल्डन रूल लिखेंगे यहाँ पर। गोल्डन रूल यानी पहचानने के लिए, टेंस को पहचानने के लिए गोल्डन रूल होता है। जो क्या होता है देखते हैं। ता है, ती है, ते है, या है, ये है, ये है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आदि। चुका है, चुके हैं, ये सारे वर्ड भी इसी में आते हैं। तो ये हमारे गोल्डन रूल हो गए। जिस भी सेंटेंस में या जिस वाक्य में ता है, ती है वाक्य के अंत में आता है, या फिर या है, ये है, ये है, इनमें से कोई भी शब्द लास्ट के वाक्य के लास्ट में आता है तो वो सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस का होगा, यानी प्रेजेंट सेंटेंस होगा, प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट अपना पार्ट लेते हैं। कौन सा पहला पार्ट कौन था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हम लोग डेफिनेशन तो प्रेजेंट टेंस की यही होती है, ठीक है, कि वर्तमान में जो कार्य चल रहा है या हो रहा है, हो रहा है उसी को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अब चलते हैं प्रेजेंट टेंस के पार्ट फर्स्ट की तरफ। इसमें इसका पहले एक फॉर्मूला देखते हैं, जिस फॉर्मूले से या स्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर जिससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आधारित होता है उसी पर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। और इसको पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान क्या है? इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, बस यही तीनों जो है वर्ड मिलेंगे, ठीक है, आपको वाक्य के अंत में। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट, फिर मिलेगा सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कुछ भी जो जो शेष शब्द होता है उसी को अदर वर्ड बोलते हैं। सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यस या यस ऐड कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। यह स्ट्रक्चर आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। सबसे मेन काम इसी का होता है। उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल हिंदी में बोल सकते हैं, जैसे वह जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पता ही होगा, वो इसको पढ़ने से पहले उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। वह जाता है, वह स्कूल जाता है, लिख लेते हैं, स्कूल जाता है। इसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है इसी को सब्जेक्ट बोलते हैं, और सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी कुछ होता है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट, यानी यह होता है उद्देश्य, यह होता है विधेय। इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं कहां से होता है। ही
गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट के पहले मेन हेल्पिंग वर्ब लगी होती है। इस टाइम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ईएस, यानी मेन वर्ब में ईएस का लगा होना। तो यहाँ पर से जो है आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पर से आपका प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। और किसी क्लास में हम इसको विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि यह सब्जेक्ट है और बाकी का प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस में जो हम आपको एग्जांपल दे रहे थे, वह स्कूल जाता है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या था? वह यानी ही। फिर मेन फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाता है। जाता की मीनिंग क्या होती है इंग्लिश में? गो। उसमें जो है यस या ईएस लगेगा। तो इसमें यस लगेगा या ईएस लगेगा, वो भी देखते हैं कहां पर लगेगा। यहां पर देख लेते हैं, यस या ईएस। यस उस वर्ब के अंत में लगेगा जो वर्ब सिंगुलर, सॉरी, यस या ईएस जो है सिंगुलर के पहले लगती है, सिंगुलर के बाद में। अगर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब यस या ईएस लगेगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तब यस या ईएस नहीं लगेगा। ये सिंगुलर के लिए लगता है, सिंगुलर के लिए। जैसे किस में लगेगा? ही, शी, इट। और एनी नेम, किसी का भी नाम हो, एनी नेम यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो। और किस में नहीं लगेगा? प्लूरल में नहीं लगेगा, प्लूरल में नहीं लगेगा। प्लूरल में और किस किस में? आई, वी। आई हमेशा प्लूरल में ही गिनती किया जाता है, ठीक। आई, वी, दे, और आई, वी, दे, यू, इट, शी, ठीक, एक्सेट्रा। यानी ई और यस या और ईएस जो लगेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही में लगेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वह है, यानी ही, सी, इट, सी में आता ना सिंगुलर में, इसीलिए इसके साथ ईएस लगेगा। ही गोज टू स्कूल, कहा जाता है? स्कूल। ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, कोई सा भी एक ले लो। रोहन खाना बनाता है, या फिर कुछ भी करके ले लो अपना एग्जाम्पल। रोहन खाना खाता है, यानी इट्स अ फूड। रोहन खाना खाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यहीं पर इतना ही इसमें कुछ है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंपल हुआ है। अभी इसको लिख देते हैं। स्ट्रक्चर जो है ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का मतलब समझते हैं आप लोग? सकारात्मक मतलब इसमें ना ही निगेटिव पॉइंट होता है, ना ही क्वेश्चन मार्क यानी कोई प्रश्न पूछा जाता है। ओनली सिंपल होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, ओनली पॉजिटिव में सोच होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस था। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट था हमारा कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसका भी अफर्मेटिव था। इसकी पहचान क्या थी हमारी? ता है, ती है, ते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फ्रॉम प्लस यस या ईएस, किसके अनुसार? सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यस या ईएस सिंगुलर में लगेगा और प्लूरल में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे। अब इसके जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ है, अब इसका निगेटिव सेंटेंस देखने की कोशिश करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में जो है नॉट का यूज हो जाता है ओनली। अगर आप चाहिए तो यहीं पर निगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट करा दे रहे हैं। ये हमारा अफर्मेटिव का है, इसी का स्ट्रक्चर जो हम लोग निगेटिव को बना देते हैं। चलिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस। अब इसमें इतना
इतना इंप्रूव कर लेते हैं, चलिए यस या यस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएगा हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं ऐसे नोट्स बनाने। यह निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। निगेटिव मतलब उसमें नकारात्मक सोच आ जाती है, ठीक। तो उसके लिए डू या डज का प्रयोग होता है। डू और डज का यूज कहां पर होता है? डज का यूज होगा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और डज का, उसके बाद डू का यूज होगा प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक। सिंगुलर अभी बताया था ये क्या क्या होता है, ही, शी, इट, और किसी का नेम, किसी भी पर्सन का नेम, ठीक, इटीसी और आदि। उसके बाद प्लूरल में क्या आता है? आई, यू, वी, दे, और बहुवचन यानी प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक। इतने ही आते हैं इसमें। और बाकी बहुवचन जैसे जो अधिक संख्या हो बहुवचन आप समझते ही, ठीक है। बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होगा और एक वचन के साथ डस का प्रयोग होगा। तो चलिए अब इसका निगेटिव का जो है स्ट्रक्चर आपने देख लिया, स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के बाद आपका ये निगेटिव सेंटेंस का भी खत्म हो जाएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का जो है हिस्सा भी खत्म हो जाएगा। हम वही एग्जांपल्स ले लेते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। क्या एग्जांपल लिया था? रोहन खाना खाता है। तो अब उसमें क्या कर देंगे? रोहन खाना नहीं खाता है, तो क्या कर देंगे? रोहन, रोहन। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब कौन सी थी? खाता, यानी खाने की वर्ब थी, ईट, ईट। सॉरी ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। डू या डस पहले लगेगा, नॉट, देखो डू या डस, फिर नॉट, फिर इट, यानी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके लिए माफी चाहते हैं दोस्तों, ये हमारा सही स्ट्रक्चर है, थोड़ा दिमाग से उतर गया था। तो रोहन, फिर डू या डस का प्रयोग करेंगे। रोहन एक वचन है या बहुवचन? रोहन है एक वचन, रोहन के साथ लगेगा डस, रोहन डस। फिर नॉट तो लगना ही है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। रोहन डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी कौन सी थी? खाने की थी, खाने की अंग्रेजी क्या होती है? ईट। रोहन डज नॉट ईट, और क्या खाता है? ऑब्जेक्ट क्या था? खाना। रोहन डज नॉट ईट अ फूड, ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या था? मोहन स्कूल जाता है। अब उसमें कर देंगे मोहन स्कूल नहीं जाता है, यानी नॉट का प्रयोग लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? मोहन, फिर डू या डस, तो मोहन एक वचन है तो इसमें डस का प्रयोग करेंगे, डस, फिर नॉट, गो टू स्कूल। अब यहां पर हम लोग यस या यस का प्रयोग हेल्पिंग मेन वर्ब के साथ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यस या यस यहीं पर प्रयोग हो जा रहा है। देखिए एक वचन है, डू के साथ यस या यस का प्रयोग लग रहा है, इसीलिए हम इस वर्ब में यानी मेन वर्ब में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसको आपको खास याद रखना है। एक एग्जाम्पल बहुवचन का भी ले लेते हैं, जैसे वे फुटबॉल खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट, क्योंकि डू जो दे है ये एक बहुवचन है, इसलिए इसके साथ डू का प्रयोग होगा। दे डू नॉट प्ले, प्ले माने खेलना, PLAY, प्ले द क्रिकेट, द क्रिकेट। ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल, दे डू नॉट प्ले द क्रिकेट, ठीक। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का
अफर्मेटिव क्लियर हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसको रफ करके चलते हैं। हमारा निगेटिव जो सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस वाला टाइप हो चुका था। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव चलेगा, यानी फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट टाइप इसका मतलब है कि क्वेश्चन जिसमें क्या वर्ड जो है सेंटेंस के पहले पूछा जाता है। जैसे क्या वह खाना खाता है, क्या जो है सेंटेंस के पहले यूज होता है, उसको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बोलते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड। इसका पहचान कैसे करेंगे? इसका पहचान जो है इसकी फर्स्ट टाइप ये कैसे पहचानेंगे? क्या फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव टेंस, सॉरी गलत हो गया। फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको ऐसे करेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव अब हम लोग इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ बढ़ेंगे, और उसमें भी फर्स्ट टाइप प्रश्नवाचक वाक्य। यानी फर्स्ट टाइप का मतलब होता है जिसमें क्या शब्द या फिर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के आरंभ में प्रयोग होता है, उसी को फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बोलते हैं। ये उसकी पहचान है। जैसे क्या वह खाना खाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या राम आज गाना गाता है, ऐसे करके। ठीक, तो ये हमारा इसकी पहचान है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होगा। स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर में हम इसका निगेटिव भी रख लेंगे, क्योंकि अलग अलग करने से कोई मतलब नहीं है। अगर निगेटिव हो तो नोट लगा दो, नहीं है तो न लगाओ। इसमें इस स्ट्रक्चर में यही मतलब होता है इसका। तो इसमें इसका रूल क्या है? स्ट्रक्चर डू या डज इसमें पहले आ जाता है। उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है सेंटेंस में तब। अगर नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। डू या डज प्लस नॉट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का। तो ये कैसे इसको अप्लाई कहां पर करें? तो एग्जांपल ले लेते हैं, वहीं पर अप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल पहले हिंदी में लिख दे। क्या वह क्या वे आज मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करेंगे? पहले डू या डस लगेगा। डू या डस क्या बताया था मैंने? डू लगेगा प्लूरल के साथ और डस लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है वे क्या है? बहुवचन है। तो डू या लगाएंगे या डस लगाएंगे? तो हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। उसके बाद इसमें स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे है, तो डू दे। उसके बाद क्या आएगा? नोट आएगा। अगर नोट है तो देखिए सेंटेंस में क्या नोट है, यानी निगेटिव वाक्य है ये, तो हम बोलेंगे नहीं है। तो हमें नोट से कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब हमारी क्या है इसमें? खेलना, यानी प्ले। तो दे डू दे प्ले।
प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, दे डू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, दे डू दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इन द फील्ड, इन द फील्ड, FEILD, फील्ड। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड चल रहे ना, क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क से भी आंसर जो है आपका एरर में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन मार्क भी हटाया रहता है वहां पर, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। क्या वे आज मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड टुडे, टुडे की भूल ही गए, टुडे, टुडे। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो चुका है। सेकंड देख लेते हैं, इसमें नोट लगा देते हैं, ठीक, सेकंड वाले में, तब आपको पता हो जाएगा नोट कहां पर यूज होगा कहां पर नहीं होगा। तो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, क्या राम आज गाना गाता है, गाना नहीं गाता है, क्या राम गाना नहीं गाता है, तो इसमें नहीं लगा दिया हमने, ठीक। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, क्या राम, यानी डू लगेगा, डस लगेगा पहले, तो राम है सब्जेक्ट, एक वचन है, तो हमें डस लगाना है, डस, फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, डस राम, अगर नोट है तो नोट लगाएंगे, तो इसमें क्या है, निगेटिव वाक्य है, तो नहीं की अंग्रेजी नोट लिखेंगे, डस राम नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ, गाता, यानी सिंगिंग, तो यहाँ सिंग होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी ना, सिंग, सैंग, संग, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, डस राम नॉट सिंग। उसके बाद क्या नहीं गाता है, गाना, सिंग अ सॉन्ग। ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव समाप्त हो गया। यहाँ पर ऐसे करके हमें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव देखना, पहले उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। उसके बाद इसका एग्जाम्पल लेकर के हम याद रखेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा याद होता है। उसके बाद हम चलेंगे अपने सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव अब हम लोग चल रहे हैं उसकी तरफ। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान कैसे करेंगे, पहचान, क्योंकि जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, ठीक। तो ये कहावत याद रखिएगा, पहचान। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है कि जब क्वेश्चन वर्ड, उसमें क्या था, पहले में क्या था, यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या था, उसमें था कि क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य के पहले आता है, इसमें क्या होगा, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होगा, बस इतना ही है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा, बीच में आता है, तब वहां पर कौन सा सेंटेंस होता है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब वो बात अलग है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ेंगे तो उसका भी होगा, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अरे चलो वो तो आपको पता है, ठीक। उसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। हर टेंस का यही रूल और नियम रहेगा कि पहले उसकी पहचान करेंगे, पहले उसका नाम जानेंगे, पहचान करेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर के बेस पर एग्जांपल दे करके उसको बनाने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पहले सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। उसमें क्या था, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती था, डू या डस, ठीक। इसके बाद इसमें डू या डस लगेगा, डू या डस, फिर इसमें लगेगा सब्जेक्ट। अगर नोट आ रहा है तो नोट लगा देंगे, अगर नोट नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आपको याद कैसे रखना है, आप क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे एक जगह लिख लेंगे, ताकि उनमें आप डिफरेंस थोड़ा कर करके आप याद कर लेंगे। जैसे कि इसमें बता रहे हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या था, ओनली ये चीज नहीं थी,
बाकी तो पूरा का पूरा फर्स्ट टाइप वाला ही लिखा पड़ा हुआ है। तो इसको याद कैसे करेंगे, खाली शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी जोड़ देंगे, ये आपका बन जाएगा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जरूर लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, तुम क्यों पत्र नहीं लिखते हो। देखिए, तुम क्यों पत्र नहीं लिखते हो, ये हमने एग्जाम्पल लिया। तो सबसे पहले इसमें दोनों क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, क्वेश्चन वर्ड ये रहा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, यानी क्यों, वाई। उसके बाद दोनों डू या डस क्या लगेगा, तुम क्या है, ये बहुवचन के अंतर्गत आता है, तो तुम में डू लगेगा, क्या लगेगा, डू। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट कहाँ है, तुम यानी यू, वाई डू यू। फिर दोनों नॉट, यानी नोट है इसमें, नोट है, तो क्या लिखेंगे, नोट, वाई डू यू नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब कहाँ है, ये रही वर्ब क्या है, लिखना यानी राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढो, ऑब्जेक्ट कहाँ भैया, ऑब्जेक्ट ये रहा। ऑब्जेक्ट कैसे प्राप्त करेंगे, तुम क्यों पत्र नहीं लिखते, यानी तुम पत्र लिखते हो, तुम क्या लिखते हो, यानी क्या, अगर क्या का आंसर मिल जाए वही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वो आगे क्लास में हम बताएंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, पत्र है। पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर, LATER। लेटर की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो रही है, LETTER होती है भाइयों, LETTER। ठीक, ये हमारी लेटर की स्पेलिंग हुई। तो तुम क्यों पत्र नहीं लिखते हो, वाई डू यू नॉट राइट अ लेटर। छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा बहुवचन पे हो गया, एक वचन पे भी ले लेते हैं। एक वचन में कोई सा भी नाम लेते हैं, जैसे राम है, सोहन है और अनुराग है। तो लिख लेते हैं, अनुराग जो है, अनुराग कहाँ जा रहा है, यानी कहाँ जाता है, अनुराग आज कहाँ जाता है, अनुराग आज कहाँ जाता है, अनुराग आज कहाँ जाता है, अनुराग। तो पहले इसमें क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड ये रहा, क्वेश्चन क्या है, कहाँ, वेयर। उसके बाद डू या डस, अनुराग एक वचन है तो ये कहाँ क्या लगाएंगे, डस, वेयर डस। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, अनुराग किसी का नाम है, इसीलिए इसका कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल रहेगा। उसके बाद नोट है इसमें, नोट नहीं है तो नोट को छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, यानी गो वेंट गोन, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। उसके बाद क्या, वेयर डस अनुराग गो टुडे, ये बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव भी समाप्त होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसकी पहचान क्या है हमारी, कि ये क्वेश्चन वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, जैसा स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का था, जस्ट वैसा ही है, ओनली इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है पहले जुड़ जाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल थे, हम लोगों ने देख लिया। अब मेन चीज की बारी है कि जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने पढ़ा, अब उसके हम लोग यूजेस पढ़ेंगे कि इसका इस्तेमाल कहां पर होता है। तो चलिए उसको नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं, इसको मिटा करके। दोस्तों अब हमारा यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है
वो देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये अक्सर हमको नॉर्मली 5 तरीकों से पढ़ना है, जो मैंने पहले से लिख लिया है। टू डिस्क्राइब हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन, यानी आदत और रिपीटेड यानी बार बार हो रहे कार्य को दर्शाने के लिए हम लोग इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद टीवी एंड रेडियो कमेंट्री, टीवी और रेडियो पे जो कमेंट्री यानी कमेंट होता है, जैसे जो क्रिकेट वगैरह होते हैं उसमें कमेंट होते हैं, वो अक्सर करके इसी में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। टू स्टेट फैक्ट्स, यानी तथ्य जो फैक्ट्स होते हैं उनको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाय के 2 सिंग होते हैं, 4 पैर होते हैं, बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कुत्ते के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 1 नाक होती है, ऐसे करके। हेयर एंड देयर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी हेयर और देयर का जहां पर एक्सक्लेमेटरी यानी आश्चर्यचकित के रूप में प्रयोग होता है, वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल एक एक करके कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं से समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी मत समाप्त करिए, पहले इसके एग्जाम्पल्स और इसके यूजेज अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। टू डिस्क्राइब हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शंस, यानी हैबिट और रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या हो सकता है, ही गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, ही goes for walk every morning, मतलब वह हर सुबह टहलने के लिए जाता है, यह उसकी एक तरह से आदत बताई जा रही है। इसीलिए हम जो है आदत का और रिपीटेड एक्शन का जो है प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट यूज हो चुका है, ही गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी वह प्रत्येक सुबह टहलने के लिए जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य, जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ्स और टू स्टेट फैक्ट्स, इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। ये लगभग समान रूप से ही प्रयोग होता है। इसके यूजेस एक मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, यानी इसको एक में ही कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको याद रखेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ में आ चुका है हमारा द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज पूर्व में निकलता है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे बढ़िया एग्जांपल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद टीवी एंड रेडियो कमेंट्री की तरफ बढ़ते हैं। जो टेलीविजन में और रेडियो पे जो कमेंट किए जाते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कैसे किया जाता है, कोहली स्ट्रिक्स द बॉल, कोहली स्ट्रिक्स द बॉल एंड कोहली स्ट्रिक्स द बॉल एंड पिक्स अ सिंगल, यानी कोहली ने स्ट्रिक किया गेंद को, इसको ऐसे पढ़ेंगे, कोहली बॉल को स्टिक करता है और 1 रन ले लेता है, आ रहा है ना, इसीलिए इसका प्रयोग जो है इसका यूजेस में इसको लेते हैं। कोहली उसमें ये कभी नहीं कहते, कमेंट्री में कभी नहीं कहते कि कोहली 1 रन ले चुका है, उसमें हमेशा उसका रूल है टीवी एंड रेडियो कमेंट्री में कि यही कहा जाएगा, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कमेंट्री की जाती है। कोहली स्ट्रिक्स द बॉल एंड पिक्स अ सिंगल।
अब आप पूछिए ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसकी कमेंट्री क्यों करी जाती है? ये भूतकाल हो गया ना कि वो एक रन ले चुका, अब तो पास्ट हो गया, पास्ट में क्यों नहीं करते? तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है, तो जिस तरह ब्रिटिश लोगों ने इसके रूल्स बनाए वही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश उन्हीं की भाषा है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो चुका है। उसके बाद 2 स्टेट फैक्ट्स, यानी स्टेट फैक्ट्स जो फैक्ट्स होते हैं, तो फैक्ट्स में क्या, जैसे गाय के 2 पैर होते हैं, कैसे? गाय के 2 पैर होते हैं, ह्यूमन के 2 कान होते हैं, ऐसे करके। A cow has 4 legs. A cow has 4 legs. ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद हेयर एंड देयर का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में उपयोग होता है, वहां पर जो है इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। जैसे हेयर comes the lion, और हेयर और एक ले लेते हैं, हेयर कम्स द रैन, इसको हेयर कम्स द लायन, यानी हाय यहाँ पर तो शेर आ गया, ऐसे बोल सकते हैं, शेर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, इसमें यूज इसका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके 5 यूजेस नॉर्मली हैं, उसके बाद हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम लोग को 5 ही पढ़ना है, हम लोग के लिए इतना ही सफिशियंट है। तो ये हमारे यूजेस खत्म होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ से द एंड होता है इसी का। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए इस जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको सही लगा हो, तो उसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।